नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम 20 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। एक दिन का मैंने ऑफ लिया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जो करंट अफेयर का गैप हो गया है उसको आने वाली वीडियो में हम कवर कर लेंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो सबसे पहला न्यूज़ है वो देखिए भारत की संभावित गर्म वैक्सीन इसको लेकर है। देखिए कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में आपने भी न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ा होगा कि इन वैक्सीन को बहुत ही ज़्यादा ठंडे तापमान पर रखने की आवश्यकता होती है और कई बार जो वैक्सीन की सप्लाई आपको दूर दराज के इलाकों में करनी पड़ती है, जो कि करनी ही पड़ेगी, तो एक कोल्ड सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी कमी की वजह से बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो ये देखा गया कि हमें एक ऐसी वैक्सीन की ज़रूरत है जो भारत के क्लाइमेट के हिसाब से एक गर्म सा जो हमारा क्लाइमेट रहता है इस पर भी रह सके। इसी चीज़ को देखते हुए देखिए एक वैक्सीन डेवलप की जा रही है जिसका नाम है माइनावैक्स। अब देखिए क्या इसमें बताया गया है कि एक संभावित टीका विकसित किया जा रहा है जिसे प्रशीतन की यानी कि आपको जो है रेफ्रिजरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसको कोल्ड चेन स्टोरेज में जो है संग्रहित किया जाता है। यानी कि अगर आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा मिनिमम तापमान वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है तब भी आप इस वैक्सीन के साथ जो है काम कर सकते हैं। अब देते हैं आगे। देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर उसमें इसको इंक्यूबेट किया गया था, ठीक है, और ये एक अनूठा टीका है। अगर इसको देखिए 37 डिग्री टेम्परेचर है तो 4 सप्ताह यानी कि 1 महीने के लिए हम रख सकते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पर भी ये 90 मिनट तक संग्रहित किया जा सकता है। तो इतनी ज़्यादा इसकी टेम्परेचर के प्रति आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके बाद देखिए बताया गया है कि बाजार में मौजूदा जो अधिकांश टीके हैं उनको बहुत कम टेम्परेचर पर रखने की ज़रूरत होती है और केवल कुछ घंटों के लिए ही उनको कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है। यानी उनको हमेशा क्या है एक बहुत क्रिटिकल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखिए वैक्सीन की अगर बात करें तो इस टीके में कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसका एक हिस्सा है और जिसको रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के रूप में जाना जाता है। आगे क्या लिखा है, और ये वायरस को जो है मेजबान की कोशिका से चिपके रहने में मदद करता है। मुश्किल हो गया, आसान करके समझते हैं। अब देखिए वैक्सीन को जब आप विकसित करते हैं तो वायरस का ही कुछ हिस्सा लेकर उसमें डालते हैं ना, और फिर उसको जो है वायरस के खिलाफ आप तैयार करते हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी को उस वैक्सीन के जरिए एक हिंट दे देते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आए तो आप अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर लेना। तो इसीलिए ये जो वैक्सीन है इसमें जो कोरोना वायरस है उसका जो स्पाइक प्रोटीन है उसको डाल के जो है बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। इसको क्या कहते हैं, देखिए जो वायरस होता है उसकी जो स्पाइक्स होती हैं उसके अंदर एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो बॉडी के अंदर जाने से पहले हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को धोखा दे देता है। ऐसा लगता है हमारे शरीर को कि जो चीज़ बाहर से आ रही है वो कोई बाहरी चीज़ नहीं है। ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है ना, ये अपने आप को ऐसे बाइंड कर लेता है जैसे हमारे शरीर का एक हिस्सा है। तो जब वायरस हमारी बॉडी को संक्रमित करता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसकी पहचान नहीं कर पाता और ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यही जो सारी प्रक्रिया है इसी को देखिए रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये वायरस की जो स्पाइक डोमेन है वहाँ पर पाया जाता है और ये बेसिकली बाइंड कर लेता है अपने आप को मानव शरीर के सेल से। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये भी देखिए कोविड-19 से रिलेटेड है। एक ब्रीथ एनालाइजर जो है डेवलप किया जा रहा है। दरअसल जो अमेरिका का खाद्य और औषधि प्रशासन है, क्या है आपका, यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने क्या किया है एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है किया है ताकि ये जो कोविड-19 का ब्रीथ एनालाइजर है इसको अप्रूवल जो है मिल सके। ठीक है, और ये ताकि जो है मरीजों में कोरोना वायरस इन्फेक्शन का ब्रीथ के द्वारा, केवल सांस के द्वारा ही पता लगा सके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया गया है। ये क्या करता है, किसी व्यक्ति के सांस के नमूने का उपयोग करता है। पिक्चर में देखिए लिखा हुआ है, ये जो व्यक्ति है एक स्ट्रॉ के द्वारा अपनी ब्रीथ मशीन में छोड़ रहा है और ये जो मशीन है उसको एनालाइज करेगी और फिर वो बता देगी कि आदमी जो है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं है। यहाँ पर यही
बताया गया है कि ये जो अधिकृत डिवाइस है इसको इंस्पेक्टायर कोविड-19 ब्रीथलाइजर नाम जो है दिया गया है और इसे इंस्पेक्टायर सिस्टम नाम की एक कंपनी द्वारा क्या है विकसित किया गया है। ये जो उपकरण है क्या है, कैरी ऑन लगेज के आकार का जितना है, मतलब आप साथ इसको ले जा सकते हैं। मिनटों में सटीक रूप से जो है पता लगा देता है आप इन्फेक्टेड है या नहीं। इसमें क्या होता है, जो ये तकनीक है रासायनिक मिश्रणों की पहचान और उनको अलग करने के लिए एक गैस क्रोमेटोग्राफिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करती है। अब आपको बस इसका नाम पता होना चाहिए थोड़ा सा, कि अगर पूछ लिया जाए जो ब्रीथ एनालाइजर है वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, कौन सी प्रक्रिया का, तो आपको बस पता होना चाहिए कि गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ये उपयोग करता है। इतनी स्टेटमेंट बन सकती है, इसमें बहुत डीप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है एकल उपयोग वाले जो सैनिटरी पेपर स्ट्रॉ होते हैं, यानी कि ऐसे स्ट्रॉ जिनके द्वारा फूंक मार रहे हैं, एक बार में एक ही व्यक्ति उसको यूज़ कर सकता है, उसका जो है उपयोग किया जाता है और व्यक्ति जो है अपने सांस के नमूने को डिवाइस में भेजता है। डिवाइस उस रसायन और यौगिकों की खोज और पहचान करती है जो कोविड-19 से जुड़े होते हैं। अगर आपकी ब्रीथ में उस तरह के कोई रसायन हैं तो जो है वो आपकी डिवाइस जो है उसी के हिसाब से रिजल्ट दे देती है। तो ब्रीथ एनालाइजर क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा चर्चा में है और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, WPI मुद्रास्फीति होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ दी गई है कि मार्च में 4 महीने के उच्चतम स्तर पर जो है थोक मूल्य सूचकांक आपका पहुंच गया है। कच्चे तेल और अन्य कमोडिटीज़ में उछाल आया है, दाल सब्जियां थोड़ी सस्ती हुई हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया कि बिजली की कीमतों में वृद्धि हुई है, खाद्य तेल की कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं। तो इसकी वजह से मार्च के महीने में जो WPI आधारित मुद्रास्फीति है वो बढ़कर कितनी हो गई है, 14.55% हो गई है। वहीं 2021 की अगर बात करें तो उस टाइम पे ये 7.89% थी, यानी कि मार्च 2021 में जहां मुद्रास्फीति 7.89% थी, वहीं मार्च 2022 में ये बढ़कर 14.55% जो है हो गई है। अच्छा खासा उछाल देखिए महंगाई में मिल रहा है। अगर आप WPI CPI को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसको लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो करंट अफेयर एनालिसिस वाले प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए क्या बताया, 2022 में खनिज तेल, कच्चा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जो बुनियादी धातु हैं उनकी कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की उच्च दर्ज जो है दर्ज की गई है, क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन युद्ध या आप कह सकते हैं संघर्ष चल रहा है उसकी वजह से जो वैश्विक सप्लाई चेन है वो जो है डिस्टर्ब्ड हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया कि WPI होता क्या है। तो देखिए जो थोक व्यवसायी होते हैं जो होलसेल में प्रोडक्शन जो है कर रहे हैं, वो जो अन्य व्यवसायियों को माल बेचते हैं, ठीक है, यानी कि फैक्ट्री के गेट से जब मार्केट में सामान जाता है और फिर मार्केट से कंज्यूमर को जाता है। देखिए मार्केट से जब कंज्यूमर को जाता है तो CPI होता है, लेकिन फैक्ट्री के गेट से बड़े व्यवसायी से अन्य व्यवसायियों को जब माल जाता है तो देखिए वो जो कीमतें होती हैं उनके लिए WPI जो है देखा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि उत्पादक स्तर पर यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लेवल पर महंगाई को ये ट्रैक करता है। हालांकि सेवाएं जो हैं इसमें शामिल नहीं होती, तो सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को ये नहीं मापता और ये इसका एक ड्रॉबैक भी माना जाता है कि WPI जो है सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एक्टिनिमिन्स कोयस झींगा की एक नई प्रजाति जो है मिली है। देखिए जो आपका ICAR का नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है, जिसका लोगो भी मैंने आपको दिया गया है, इसके वैज्ञानिकों ने झींगा की एक नई प्रजाति की क्या है खोज की गई है और इसका नाम जो इन्होंने रखा है वो एक्टिनिमिन्स कोयस जो है रखा है। अच्छा, ये नाम इन्होंने ऐसा क्यों रखा है? लक्षद्वीप पे एक समुदाय है, उस समुदाय को सम्मानित करने के लिए कोयस नाम जो है दिया गया है, क्योंकि इस झींगा प्रजाति की जो खोज हुई है वो अगत्ती द्वीप में हुई है। ठीक है, और अगत्ती द्वीप कहाँ पे है? तो ये आपका लक्षद्वीप पर है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। अभी उत्तराखंड PCS में क्वेश्चन आया था जहाँ पे 4 द्वीपों के नाम दिए हुए थे और पूछा गया था कि क्या ये लक्षद्वीप से संबंधित है या नहीं। तो देखिए इतनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो अगत्ती द्वीप लक्षद्वीप में है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं NFG जो है इसके बारे में, NBFGR के बारे में। देखिए ये क्या है, देश में जो जलीय आनुवांशिक संसाधन है
उनके बेसिकली आप कह सकते हैं प्रलेखन पर ये जो है केंद्रित है, और जो आपके शंख होते हैं, मछली संसाधन होते हैं, उन पर ये ज़्यादा ध्यान देता है। मेन चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, आपका जो एक्वाटिक रिसोर्सेज है उसमें भी जो मछली या शंख आदि हैं उन पर ज़्यादा रिसर्च करना, उनके बारे में चीज़ों को नोट करना, डाटा को इकट्ठा करना, ये सब काम जो है NBFGR जो है करता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, यमुना में अमोनिया। देखिए यमुना नदी अपने प्रदूषण स्तर की वजह से हमेशा से ही चर्चाओं में रहती है, और अब एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी आया था न्यूज़पेपर में कि यमुना को क्लीन करने की इतनी कोशिशों के बावजूद भी यमुना को साफ क्यों नहीं किया जा रहा है। इस तरह की डराने वाली पिक्चर्स आपने देखी होंगी कि कितना फोर्थ जो है आपको नदी में दिखाई देने को मिल रहा है। अब देखिए यमुना नदी में जो अमोनिया की सांद्रता मिली है वो 7.4 ppm मिली है, पार्ट्स पर मिलियन मिली है, जबकि जो लिमिट निर्धारित की गई है उससे ये करीब 5 गुना ज़्यादा है, बल्कि 7 गुना ज़्यादा है। देखिए क्या बोला गया है, दिल्ली जल बोर्ड के जल उपचार संयंत्र द्वारा लगभग संसाधित किए जा सकने वाला जो स्तर है 1 ppm, उसके स्तर से कितनी है, 7 गुना ज़्यादा है। यानी कि जितना वाटर आप संसाधित कर सकते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा जो है ऊपर है, तो ये तो मतलब क्लीन भी नहीं हो पाएगी। उसके बाद देखिए भारतीय मानक ब्यूरो ने क्या स्टैंडर्ड रखे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में अमोनिया की कितनी मात्रा होनी चाहिए, अधिकतम सीमा 0.5 ppm होनी चाहिए, और यमुना में कितनी है, तो ये देखिए 7.4 ppm, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब बात करें अमोनिया की, अमोनिया क्या है, तो क्या है देखिए, रंगहीन गैस है, इसका उपयोग उर्वरक, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डाई और अन्य उत्पादों के उत्पादन में एक औद्योगिक रासायनिक इंडस्ट्रियल केमिकल के रूप में जो है होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है, और जलीय रूप में इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इस तरह की जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं ये प्रीलिम्स के एग्जाम में एक स्टेटमेंट के रूप में आपके सामने आ जाती है। जैसे कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि जो डाई और सिंथेटिक फाइबर होता है उसमें जो है अमोनिया का भी यूज़ होता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, है ना। इसी तरह इसके जलीय रूप को अमोनियम क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, देखिए ये कार्बनिक अपशिष्ट है, और जब ये टूटता है तो अमोनिया जो है पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। अब ये तो आपने पढ़ा अमोनिया के बारे में। अब आपका होमवर्क क्या है, नाइट्रोजन साइकिल किसे कहते हैं। अगर आपकी क्लासेस में ये पढ़ाया जा चुका है तो उसको रिवाइज कीजिएगा, अदरवाइज अगर नहीं पढ़ाया जा चुका है तो इस न्यूज़ को ध्यान रखिएगा, और जहाँ भी नाइट्रोजन साइकिल के आपके नोट्स हैं वहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। देखिए इसी तरह स्टैटिक को करंट के साथ जोड़ा जाता है। मान लीजिए मैं आपको किसी चक्रवात के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो आप जाइए, आपके जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं वहाँ पे चक्रवात के बारे में जब आपने पढ़ा था तो उस वाले नए साइक्लोन का नाम वहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए। तो स्टैटिक वहाँ पे पहले से था, करंट का भी नाम आपने लिख लिया, आपके बड़े कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जो हैं बन गए, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आपको जो है पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसका नाम है देखिए क्या है, मॉस्कवा। दरअसल यूक्रेन ने एक दावा किया है कि उसने नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल के द्वारा रूसी का जो काला सागर बेड़े का एक प्रमुख जहाज था मॉस्कवा, उसको क्या है क्षतिग्रस्त कर दिया है। काफ़ी बड़ा दावा किया गया है उनकी तरफ से, है ना। आप देखिए न्यूज़ भी में यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं मॉस्कवा, तो क्या है, एक मिसाइल क्रूजर है जिसका नाम जो है मॉस्को शहर के नाम पर रखा गया है। अच्छा बात करें अगर काला सागर की, क्योंकि अब इस न्यूज़ से दो ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मॉस्को क्या है या ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो क्या एक मिसाइल क्रूजर है और ये रशिया से जो है बिलोंग करता है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने इसको जो है डैमेज किया है। ये तो हो गई एक बात, लेकिन क्योंकि ये सारा घटनाक्रम ब्लैक सी के आसपास हो रहा है तो हमें ब्लैक सी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ब्लैक सी के चारों ओर कौन कौन सी कंट्री है। अब ये देखिए यहाँ पर ब्लैक सी है, आप देखेंगे टर्की यहाँ पर है, इसके बाद आप देखेंगे तो जॉर्जिया, यहाँ पर देखिए रशिया, ये तो सी ऑफ अजोव है, यूक्रेन, उसके बाद आप देखेंगे तो रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, सी ऑफ मरमरा आ जाएगा। तो इनको आपने जो है ध्यान रखना है। देखिए बहुत बार ब्लैक सी को लेके यूपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इस बार तो बहुत ज़्यादा संभावना बनती है रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ठीक है, तो इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, देखिए सी ऑफ अजोव से होते हुए ब्लैक सी से होते हुए
यहाँ पे टर्की वाला एरिया देखिए इस्तांबुल है, फिर सी ऑफ मरमरा से होते हैं आप अजियन सी में जा सकते हैं और फिर अजियन सी से मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में आ सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक रूट बनता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर बताया है कि तुर्की जलडमरू प्रणाली, ये क्या है? अगर कभी स्टेटमेंट आ जाए कि तुर्की जलडमरू प्रणाली में क्या क्या शामिल है तो ध्यान रखिएगा, जो डॉर्डेनल्स है, बॉस्फोरस है और मरमरा सागर है, जिनकी लोकेशन मैंने आपको दिखाई, भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में जो ट्रांजिशन का जोन है उसका ये कार्य करती है। यानी कि भूमध्य सागर को ब्लैक सी से जोड़ने के लिए जो टर्की जलडमरू प्रणाली है वो काम करती है। इसके अंदर कौन कौन आता है, तो ये वाला मैप जो मैंने आपको दिखाया था इसको पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए मैंने आपसे जो लास्ट वीडियो थी उसमें बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए हेड काउंट रेशो क्या होता है। आप में से किसी ने नहीं बताया तो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। तो हेड काउंट रेशो क्या होता है? देखिए गरीबी रेखा से नीचे जितनी भी पॉपुलेशन रहती है उसकी अगर परसेंटेज निकाल ली जाए तो उसको हेड काउंट रेशो कहते हैं। ये गरीबी को मापने का एक तरीका होता है। फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली पॉपुलेशन का रेशो या फिर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत, ये हेड काउंट रेशो होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो ये हेड काउंट रेशो है तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और नीति आयोग का जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक था उसके अनुसार भारत का जो हेड काउंट रेशो है वो कितना है, 25.01% है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीति आयोग की इसी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, 32.75 और शहरी की बात करें तो 8.81% है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि हेड काउंट रेशो क्या है तो इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, थोड़ा डाटा आपको पता होना चाहिए, मीन्स में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं ना ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफ़ी मदद जो है करते हैं। तो किसका, नीति आयोग का जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसके बारे में भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन आपको ये है कि जो हाल ही में चर्चा में रहा अगत्ती द्वीप वो निम्न में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है, ये आपको बताना है। दूसरा है कि कौन से देश जो है काला सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अच्छा, इससे पहले वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे तो उसमें से जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा और जो दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर वाणिज्य मंत्रालय हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो से आपकी तैयारी अच्छी हो रही है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।